बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम जो टेस्ट पेपर का सोल्यूशन देखेंगे वो हमारा फेज़ 2 से रिलेटेड है और क्लास 10 का ये टेस्ट पेपर नंबर 2 है, जिसके अंदर जो सिलेबस इंक्लूड है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारी टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 है वो इंक्लूड है। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का जो टेस्ट पेपर है उसका सोल्यूशन फॉर्मली देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा पेपर है वो बेसिकली टेस्ट पेपर नंबर 2 है, जिसका ताल्लुक है फेज 2 के साथ। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारा जो सिलेबस इंक्लूड है वो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 है। और आपको स्टूडेंट्स ऑलरेडी पता है क्योंकि आप एग्जाम दे चुके हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वो 10 मार्क्स का होता है और हमारा जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो 40 मार्क्स का होता है। तो ऑल टुगेदर आपका जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है वो 50 मार्क्स का होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चूज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग एमसीक्यूज का नाम भी देते हैं, मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का नाम भी देते हैं। इसके अंदर आपके पास एक स्टेटमेंट अवेलेबल होती है और आपने उस स्टेटमेंट को देखते हुए जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपने सिलेक्ट करनी होती है। इसमें 2-3 टिप्स आपने याद रखनी है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आज फिर आपको बता दो, इसको याद रखिएगा। पहली चीज तो ये, आपने जो स्टेटमेंट आपके पास है उसको आपने अच्छी तरह रीड आउट करना है और ये समझना है कि वो स्टेटमेंट आपकी बुक के अंदर किस चैप्टर के अंदर किस टॉपिक से ली गई है। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपका जो भी स्पेसिफिक टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको अपने माइंड में लेके आना है और फिर उस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर आप आइडेंटिफाई करें कि आपका बेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जिस तरह इस केस के अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपने 4 की 4 ऑप्शंस को रीड आउट जरूर करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको पहली ऑप्शन जो वो सही लगती है तो आप ऑप्शन जो पहली है उसको सिलेक्ट कर लेते और बाकी 3 ऑप्शंस को आप रीड नहीं करते। ऐसा काम आपने नहीं करना, आपने चारों की चारों ऑप्शंस हैं उनको रीड आउट जरूर करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसे भी होता है कि ऑप्शन ए भी सही होती है, ऑप्शन बी भी ठीक होती है और ऑप्शन सी भी ठीक होती है और एंड पे लिखा होता है ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज। तो उस केस में अगर आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो ऑप्शन आपकी गलत होगी। आप ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपका जो आंसर है वो सही होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। 1D या 1 डायमेंशनल इरे इज ऑल्सो नोन एज, मीन 1D इरे को आप कोई और नाम भी देते हैं, वो नाम कौन सा है? ऑप्शन ए है 4D, बी इज 2D, सी इज टेबल एंड डी इज लीनियर। स्टूडेंट्स, ये आपको याद होना चाहिए कि 1 डायमेंशनल या 1D इरे को आप लीनियर इरे का नाम भी देते हैं। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, लीनियर। नंबर 2 की बात करते हैं। विच इरे हैज 1 रो और कॉलम? आपके पास 2 टाइप्स की इरे होती है। अब कौन सी इरे है जिसके अंदर एक रो या एक ही कॉलम होता है? ऑप्शन ए इज 1D इरे, बी इज 2D इरे, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर एक रो या एक कॉलम है तो आपकी 1 डायमेंशनल मीन 1D इरे कहलाती है। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए आंसर होगा, 1D इरे। नंबर 3 की बात करते हैं। इन 2 डायमेंशनल इरे द सबस्क्रिप्ट्स आर रिटन इन ए इज कॉमा, बी सेमीकोलन, सी कॉलन एंड डी इज पैरेंथेसिस। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है आपको वो ऑप्शन डी है, पैरेंथेसिस। तो ये आपने याद रखना है। नंबर 4 की बात करते हैं। विदाउट डिम, डिम स्टैंड्स फॉर डायमेंशंस, द मैक्सिमम सर्किट्स कैन बी यूज्ड आर डैश। ऑप्शन ए इज 1, बी 10, सी -1 एंड डी इज 5। तो याद रखिएगा, इस केस में जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, 10 है। नंबर 5 की बात करते हैं। फंक्शन इज ऑपरेटेड अपॉन ए इज कॉन्स्टेंट वैल्यू, बी वेरिएबल, सी एक्सप्रेशन एंड डी ऑल ऑफ दिस। और स्टूडेंट्स, अभी मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि आपने कभी भी पहली ऑप्शन को देखते हुए आंसर सेलेक्ट नहीं कर लेना, आपने चारों ऑप्शंस को रीड करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपकी ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है और ऑप्शन सी भी ठीक है और डी में लिखा है ऑल ऑफ दिस। तो इस केस में अगर आप ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे तभी आपका आंसर ठीक होगा। अगर आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेंगे आंसर आपका गलत हो जाएगा, बी को सिलेक्ट करेंगे तो आंसर गलत होगा, सी को सिलेक्ट करेंगे तो फिर भी आंसर आपका गलत होगा। तो इस केस में आपने ऑप्शन डी को सिलेक्ट करना है, ऑल ऑफ दीज। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नंबर 6 की बात करते हैं। फंक्शन इज कॉल्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग रिटर्न्स अ डैश वैल्यू। ए इज एक्सप्रेशन, बी आर्गुमेंट, सी नेम एंड डी इज सिंगल। तो याद रखिएगा, फंक्शन जो एग्जीक्यूट होता है वो क्या रिटर्न करता है? वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो ऑप्शन डी इस केस के अंदर आपका जो बेस्ट आंसर है। नंबर 7 की बात करते हैं। स्मॉल प्रोग्राम्स दैट हैव बीन रिटन बाय द यूजर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड डैश फंक्शंस। कौन से फंक्शंस होते हैं? ऑप्शन ए इज बिल्ट इन,
B स्टैंडर्ड, C सिस्टम डिफाइंड एंड D इज यूजर डिफाइंड। तो याद रखिएगा इस केस के अंदर आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन D यूजर डिफाइंड है। नंबर 8 की बात करते हैं। नॉर्मली द रेजोल्यूशन ऑफ टेक्स्ट मोड इज, कि टेक्स्ट मोड की जो नॉर्मली रेजोल्यूशन होती है वो क्या होती है। ऑप्शन ए इज 320 इंटू 200, बी इज 350 इंटू 200, सी इज 80 इंटू 25, डी इज 640 इंटू 200। तो याद रखिएगा आपकी बुक के अंदर ये मेंशन है, ये आपको याद होना चाहिए। इस केस में ऑप्शन सी आपका 80 इंटू 25। नंबर 9 की बात करते हैं। द स्टेटमेंट यूज्ड टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज, ऑप्शन ए इज मोड, बी इज स्क्रीन, सी कलर, डी इज पी सेट। तो इस केस के अंदर आपका जो बेस्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी पी सेट। नंबर 10 की बात करते हैं। द डिफॉल्ट शेप ऑफ द सर्कल स्टेटमेंट इज, ए इज सर्कल, बी इज इलिप्स, सी बोथ ए एंड बी एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। और फ्रेंड्स कुछ स्टेटमेंट्स के अंदर आपको आंसर का हिंट भी मिल जाता है। जिस तरह इस स्टेटमेंट के अंदर सर्कल स्टेटमेंट का नाम ऑलरेडी मेंशन है और आंसर में भी आपका ये सर्कल ही आएगा। तो इस केस में आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है सर्कल। तो इसमें आपको स्टेटमेंट में से आंसर का हिंट मिल रहा है, तो आप इसको भी आइडेंटिफाई करते हुए अपना आंसर जो वो लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर जो भी आपके पास स्टेटमेंट अवेलेबल है उसके अगेंस्ट जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से बेस्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 10 के 10 सही जवाब देते हैं तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इसमें से मिल सकते हैं। अब फ्रेंड बात करते हैं सेकंड पार्ट की, दैट इज सब्जेक्टिव पार्ट, जो कि आपका ऑल टुगेदर 40 मार्क्स का होता है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 फ्रॉम द फॉलोइंग। मीन इसके अंदर आपके पास 6 क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। आपने कोई से 4 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। हर जो आंसर है उसके आपके जो है वो 2 मार्क्स हैं। तो इसका मतलब आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है, अपनी शॉर्ट आंसर लिखना है, आपने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। सो नंबर 1 है इसके अंदर, राइट एन एडवांटेज ऑफ सबट्रैक्टेड वेरिएबल ओवर सिंपल वेरिएबल। A simple variable can store only a single value, whereas a subscripted variable can store more than one values, which can be accessed by the index value. तो इस तरह आपने टू द पॉइंट सिर्फ आंसर लिखना है 2 या 3 लाइनों का, इससे ज्यादा आपने आंसर इसमें नहीं लिखना। नंबर 2, व्हाट इज लीनियर इरे? वन डायमेंशनल इरे हैज वन रो और कॉलम इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर और वेक्टर इरे। आपको पता है कि वन डायमेंशनल या 1D इरे जो वो क्या कहलाती है, वो आपकी लीनियर इरे कहलाती है। Number 3 is, what is 2D या 2-dimensional array? 2-dimensional array consists of rows and columns. The values can be stored or accessed with the help of 2 index values. Again, to the point आपने आंसर लिखना है और फिर आपको पूरे नंबर इसमें से मिल जाएंगे। नंबर 4 की बात करते हैं। What is the use of index value? Index value is used to access the specific element into an array. In 1D array, single subscript is used, whereas in 2D array, 2 subscripts are used. नंबर 5 की बात करते हैं। What is the use of double subscript in the 2D array? Two-dimensional array consists of rows and columns. The values can be stored or accessed with the help of 2 index values. First index value is used to handle rows and second index value is used to handle columns. तो इस तरह आप टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर इसमें से मिल जाएंगे। नंबर 6 की बात करते हैं। Write the difference between 1D and 2D array. 1D array consists of one row or column, whereas 2D array consists of rows and columns. 1D array used single subscript, whereas 2D array consists of 2 subscripts. तो इस तरह आप इसका डिफरेंस जो वो लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर इसमें से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन इसके अंदर भी आपको 6 क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। आपने कोई से 4 जो क्वेश्चन है उनके आंसर लिखने हैं और हर क्वेश्चन जो है उसके आंसर के 2 मार्क्स हैं। तो इसमें भी आपने शॉर्ट आंसर लिखना है, मीन टू द पॉइंट आपने आंसर लिखना है, आपने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी। तो नंबर 1 की बात करते हैं। व्हाट इज एन ABS फंक्शन? द पर्पस ऑफ ABS फंक्शन इज टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x, द वैल्यू विदाउट एनी साइन। और इसका फॉर्मेट या इसका सिंटैक्स आप मेंशन कर देंगे ABS और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे, x लिख देंगे। तो इस तरह आप पूरे 2 नंबर ले सकते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट इज अ मॉड्यूल? As a program gets longer, it becomes more difficult to handle. Most computer languages facilitate such situation. A separate large program is divided into smaller manageable parts called subprogram or modules. तो मॉड्यूल की आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको इसमें से पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। नंबर 3 की बात करते हैं। What is library function? These functions perform operations on their operands and return values. Basically, these are programs that have been written by developers of language and have been incorporated in it. These functions are known as built-in functions or standard functions or library functions or intrinsic
फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज अ DEF-FN स्टेटमेंट? अ सिंगल लाइन फंक्शन कैन बी डिफाइंड बाय DEF-FN स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटिंग सेम कोड्स मोर देन वंस इन द डिफरेंट प्लेस ऑफ प्रोग्राम। और इसके साथ इसका आप सेंटेक्स भी लिखेंगे ताकि आपको पूरे 2 नंबर मिल जाए। तो सेंटेक्स आपका मेंशन है, लाइन नंबर आप लिखेंगे, उसके बाद DEF-FN, उसके बाद नेम देते हैं, फिर आर्गुमेंट्स लिखते हैं और फिर आप एक्सप्रेशन जो है वो लिखते हैं। और सिर्फ इसकी आपने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, आपने सिर्फ और सिर्फ सेंटेक्स या टू द पॉइंट लिखना है, क्योंकि इसके अंदर आपने शॉर्ट आंसर लिखना है, आपने डिटेल आंसर नहीं लिखना। नंबर 5 की बात करते हैं। डिफाइन CHR फंक्शन टू कन्वर्ट एन ASCII कोड वैल्यू टू इट्स इक्विवेलेंट कैरेक्टर। द प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रिंट दीज कैरेक्टर्स। तो फॉर्मेट इसका है CHR और ब्रैकेट के अंदर आप वो वैल्यू देते हैं, मीन n आप लिख देते हैं। नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाट इज MID या मिड फंक्शन? टू रिटर्न द रिक्वेस्टेड पार्ट फ्रॉम ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। उसके अंदर आपके पास n इज एन इंटीजर एक्सप्रेशन इन द रेंज 1 to 255, m इज एन इंटीजर एक्सप्रेशन इन द रेंज 0 to 255। और फॉर्मेट के अंदर देखिए तो आपको n और m दोनों जो है वो नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर इनमें से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन इसके अंदर भी आपके पास 6 क्वेश्चन अवेलेबल है, आपने कोई से 4 जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स लिखने होंगे। और 4 जो क्वेश्चन उनके आंसर्स के नंबर आपके अगेन 2 मार्क्स के जो है वो हर आपका जो आंसर है उसके हैं। तो आपने टू दी पॉइंट और शॉर्ट आंसर लिखना है, आपने डिटेल के अंदर आंसर नहीं लिखना। तो नंबर 1 की बात करते हैं। व्हाट आर ग्राफिक्स? ग्राफिक्स इज एन आर्ट टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन ऑलमोस्ट ऑल द वर्जन्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज. It is displaying information on screen. Graphics is that area of computer programming which is highly in use these days. तो टू दी पॉइंट आप आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर इसमें से मिल जाएंगे। नंबर 2 की बात करते हैं। What is the default graphic mode in basic language? The default mode in GW Basic is text mode. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। It means that when we load GW Basic IDE, it is in the text mode. नंबर 3 की बात करते हैं। What is the medium resolution graphic mode? Medium resolution graphic mode is used in drawing graphic. The display screen is divided into a matrix consisting of 320 columns and 200 rows of pixels. और फ्रेंड्स अगर आप गौर करें तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशंस के मिल रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी जो बुक के अंदर डेफिनेशंस है उनको आपने अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट आंसर लिखना है तो डेफिनेशन तो उसके अंदर मस्ट होगी। अगर आप डिटेल आंसर लिखना है तो पहले आप डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसकी आप डिस्क्रिप्शन जो लिख सकते हैं। तो डेफिनेशंस आपने बुक में से अच्छी तरह याद रखनी है। नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज अ pset स्टेटमेंट? टू डिस्प्ले अ पॉइंट एट ए स्पेसिफाइड प्लेस ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग यूज ऑफ द ग्राफिक मोड। अब इसका सेंटेक्स क्या है? pset xy कलर और फिर उसके बाद pset x ऑफसेट और y ऑफसेट इज अ पॉइंट रिलेटिव टू द मोस्ट रिसेंट पॉइंट। नंबर 5 की बात करते हैं। डिफाइन सर्कल स्टेटमेंट। द पर्पज ऑफ सर्कल स्टेटमेंट इज टू ड्रॉ अ सर्कल इलिप्स ऑन द स्क्रीन। मीन जो आपकी सर्कुलर शेप्स होती हैं उनको ड्रॉ करने के लिए आप सर्कल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। और फिर उसके साथ आप इसका सेंटेक्स लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाट इज स्क्रीन 1 मोड? अब स्क्रीन मोड हमने डिफरेंट जो बुक के अंदर और लेक्चर्स के अंदर देखे थे, उसमें स्क्रीन 1 जो मोड है वो बेसिकली क्या है, आपने उसको डिफाइन करना है। तो स्क्रीन 1 मोड इज यूज टू एक्टिवेट द मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड थ्रू विच यू कैन ड्रॉ ग्राफिक्स ऑफ रेजोल्यूशन 320 and 200 एंड इट ओनली हैज 4 कलर्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप शॉर्ट क्वेश्चंस के जो आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपने टू दी पॉइंट आंसर लिखने, आपने डिटेल आंसर इसमें से नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट्स गौर कीजिए, यहाँ पे आपको शॉर्ट का कीवर्ड यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने डिटेल आंसर लिखना है, आपने टू दी पॉइंट सिर्फ आंसर नहीं लिया। मीन आपने सिर्फ डेफिनेशन या उसकी एक एग्जाम्पल नहीं देनी, आपने डिटेल के साथ आंसर लिखना है और उसमें आप एग्जाम्पल्स भी मैंशन कर सकते हो। और इसके अंदर आपके पास क्या होता है, 3 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आपने कोई से 2 जो क्वेश्चन है उनके आंसर लिखने हैं और हर क्वेश्चन जो उसका आंसर है उसके 8 मार्क्स हैं। तो 8 मार्क्स के लिए आपको कुछ ना कुछ लिखना जरूर पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप 2 या 3 लाइनों का आंसर लिखेंगे और आपको 8 मार्क्स पूरे मिल जाए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जहाँ पे शॉर्ट का कीवर्ड हो वहाँ पे आपने टू दी पॉइंट आंसर लिखना है, जहाँ पे शॉर्ट का कीवर्ड यूज ना हो वहाँ पे आपने डिटेल के साथ आंसर लिखना होता है। सो नंबर 1 इज राइट ए नोट ऑन यूजर डिफाइंड फंक्शंस विद एग्जांपल। और स्टूडेंट्स इसके अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शंस को आप डिटेल के साथ लिखना है और उसकी एग्जांपल्स भी आपने देनी है। तो क्या आंसर? लेट्स सी। A user-defined function is completely defined and customized by the programmer to solve some problems. So the function that we write are called user-defined functions.
User defined functions return a single value and are generally used to perform an operation that will be needed numerous of times in a program. In basic, user defined functions are referred to as procedures, similar to sub procedures, except function procedures return one value. The user can define the function with def-fn statement. These functions are defined only for the life of a given program and are not part of the basic language. A single line function can be defined by def-fn statement, that is executing same codes more than once in the different place of program. अब इसका सिंटैक्स क्या है वो देख लीजिए. लाइन नंबर है, उसके बाद आप लिखते हैं def-fn, फिर नेम देते हैं, आर्गुमेंट्स और फिर एक्सप्रेशन देते हैं. अब यहाँ पे क्योंकि शॉर्ट का कीवर्ड यूज नहीं हुआ था, हमने अब इस सेंटेक्स की डिटेल भी लिखनी है. मीन ये सेंटेक्स जो आपने लिखा है ये क्या चीज बता रहा है, आपने उसकी डिटेल भी मेंशन करनी है. सो वेयर नेम मस्ट बी अ वैलिड वेरिएबल नेम. दिस नेम प्रेसिडेड बाय fn becomes the name of function. Arguments consist of those variable names in the function definition that is to be replaced when the function is called. The items in the list are separated by commas. Expression is an expression that performs the operation of the function. It is limited to single statement. So the variable in the argument represent on a one-to-one basis the argument variables or values that are to be given in the function call. User-defined functions may be numeric or string. If a type is specified in the function name, the value of the expression is forced to that type before it is returned to the calling statement. If a type is specified in the function name and the argument type does not match, a type mismatch error occurs. A user-defined function may be defined more than once in a program by repeating the def-fn statement. A def-fn statement must be executed before the function it defines may be called. If a function is called before it has been defined as undefined user function, error occurs. तो स्टूडेंट्स ये पूरी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, तभी आपको पूरे 8 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको पूरे 8 नंबर इसमें से नहीं मिलेंगे. So def-fn is illegal in the direct mode. Recursive functions are not supported in the def-fn statement. Def-fn can define either numeric or string function. Def-fn returns a string if name is string variable name and a numeric value if name is numeric variable name. अब स्टूडेंट्स इसके साथ आप एक एग्जांपल इसकी देंगे ताकि आपके पूरे 8 नंबर आपको मिल सके. एग्जांपल के अंदर लाइन नंबर 10 के ऊपर रिमार्क्स आप दे सकते हैं, उसको लाइन नंबर 20 के ऊपर def-fn x y लिखते हैं इज इक्वल टू y एक्सपोनेंट 3 प्लस y एक्सपोनेंट 2 डिवाइड बाय y कर देते हैं. लाइन नंबर 30 के ऊपर आप इनपुट करते हैं इंटर एनी टू नंबर्स a और b. 40 के ऊपर आप करते हैं c एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इज इक्वल टू करते हैं def-fn x a प्लस def-fn x b. और 50 के ऊपर आप प्रिंट c करवाते हैं और 60 के ऊपर आप एंड कर देते हैं. और स्टूडेंट्स इसके अंदर डेफिनेशन में आपने लाइन नंबर 20 के ऊपर जो फंक्शन को डिफाइन किया है, उसके बाद उस फंक्शन को आपने फिर यूज़ किया लाइन नंबर 40 के ऊपर. तो स्टूडेंट्स याद रखिए एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं. यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया आप इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल क्या करे, वो आपकी def-fn जो है उसको यूज़ कर रही हो, मीन यूज़र डिफाइंड फंक्शन की एग्जाम्पल हो, वो किसी और फंक्शन की एग्जाम्पल ना हो. तो एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं, लॉजिकली और सेंटेक्सली वो ठीक होनी चाहिए. नंबर 2 की बात करते हैं. राइट अ नोट ऑन 1D array with example. One-dimensional array is also known as linear array or vector array. It consists of only one row or column. It is also called one-dimensional array. For example, a class of 5 students has taken marks in a subject and wants to find the average of marks of a subject. इसकी एग्जाम्पल मैं आगे बताता हूँ आपको किस तरह ये काम हो रहा है. The solution of this problem is mentioned below after the syntax. The general syntax to declare one-dimensional array is, पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर ये एग्जांपल देख लेते हैं. सिंटैक्स है, आप सबसे लाइन नंबर देते हैं, उसके बाद आप डिम मीन डायमेंशन का इन शॉर्ट फॉर्म डिम आप लिखते हैं, फिर एरे नेम या वेरिएबल और फिर एन देते हैं. वेयर एरे नेम वेरिएबल रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ एरे वेरिएबल एंड रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ एलिमेंट्स. अब एग्जाम्पल के अंदर आप लाइन नंबर 10 के ऊपर फॉर लूप एक लगाएंगे i इज इक्वल टू 1 to 5 तक. 20 के ऊपर आप रीड की स्टेटमेंट यूज करेंगे मार्क i. देन 30 के ऊपर सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क i. 40 के ऊपर क्योंकि आपने फॉर लूप यूज़ किया तो आपने नेक्स्ट भी यूज़ करना है तो नेक्स्ट i. 50 के ऊपर आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं सम डिवाइड बाय 5. 60 के ऊपर आप अगेन फॉर लूप को यूज़ कर रहे हैं मीन i इज इक्वल टू 1 to 5. 70 के ऊपर प्रिंट मार्क i. 80 के ऊपर नेक्स्ट i. 90 के ऊपर प्रिंट सम ऑफ मार्क्स ऑफ ए क्लास इन ए सब्जेक्ट. देन 100 के ऊपर प्रिंट एवरेज ऑफ मार्क्स. और 110 के ऊपर डाटा की स्टेटमेंट आप यूज़ करें क्योंकि आपने लाइन नंबर 20 के ऊपर रीड की स्टेटमेंट यूज़ की है.
यहाँ पे आप डाटा देते हैं, 120 के ऊपर आप एंड कर देते हैं। अब इसको आप रन करेंगे तो आपको वैल्यूज नज़र आ रही हैं 88, 66, 49, 55 और फिर उसका सम नज़र आ रहा है आपको 33, 36, देन एवरेज नज़र आ रही है 67.2। स्टूडेंट्स अगेन एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोई और भी दे सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल 1 डायमेंशनल एरे से रिलेटेड हो, ऐसा ना हो कि 2 डायमेंशनल एरे की आपको एग्जाम्पल दे दें। तो ये चीज़ आपने याद रखें, एग्जाम्पल कोई भी हो सकती है लेकिन वो सही एग्जाम्पल हो, तभी आपको पूरे नंबर इसमें से मिलेंगे। नंबर 3 की बात करते हैं। राइट अ नोट ऑन ड्रॉ स्टेटमेंट, कि ड्रॉ की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर आपने कंप्लीट नोट लिखना है। द ड्रॉ स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉ लाइन्स एंड अदर शेप्स ऑन द स्क्रीन। इट इज वैलिड ओनली इन ग्राफिक्स मोड। ड्रॉ स्टेटमेंट इज यूज्ड to an object of the shape other than circular. The object would be drawn as specified by a string containing drawing commands. अब इसका सेंटेक्स क्या है? सिंपल, आप ड्रॉ की जब वो स्टेटमेंट यूज करते हो आगे फिर कोई आप स्ट्रिंग दे देते हैं। A string consists of single character to control the size, direction, etc. of the line and enclosed in the quotation marks. Each of the following movement commands begins movement from the current graphic position. Movement commands move for a distance of scale factor into n, where the default for n is 1. Thus, they move 1 point if n is omitted and the default scale factor is used. अब वो कौन सी कमांड्स हैं, कौन सी मूव्स हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं। आप इसी तरह इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे तो फिर ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आप इसका टेबल एक बना सकते हैं, टेबल के अंदर आप जो वो कमांड्स लिख सकते हैं और उसकी फिर जो मूव्स हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने मेंशन की है। तो लाइन नंबर 10 के ऊपर हमने रिमार्क्स दिया कि एक प्रोग्राम है जो ड्रॉ करेगा ट्रायंगल को। लाइन नंबर 20 के ऊपर स्क्रीन 2 मीन मोड कौन सा दिया है, स्क्रीन 2 दे दिया। 30 के ऊपर पी सेट किया 250, 50 और 40 के ऊपर ड्रॉ की स्टेटमेंट को यूज़ किया और फिर डबल कोट्स के अंदर हमने क्या किया, हमने G50, R100 और H50 मीन स्ट्रिंग जो है वो मेंशन कर दी और 50 के ऊपर एंड कर दिया। तो अगेन एग्जाम्पल आप कोई और भी दे सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल क्या करे, ड्रॉ की जो आपकी स्टेटमेंट है उसी को रिप्रेजेंट कर रही हो, तभी आपके पूरे नंबर इसमें से आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आपके ऑल टुगेदर 40 मार्क्स होते हैं, आपके चॉइसेस भी अवेलेबल हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके जो चॉइसेस अवेलेबल हैं उसको आपने इंटेलिजेंटली यूज़ करना है कि कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह आते हैं उनके आंसर्स लिखें, जो अच्छी तरह नहीं आते उसको चॉइस में छोड़ दीजिएगा। तो फ्रेंड्स होपफुली जो आज का टेस्ट पेपर नंबर 2 है हमारा फेज़ 2 का, उसका सोल्यूशन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी नए टेस्ट पेपर के सोल्यूशन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।